बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने हेमिकॉर्डेट्स की बात की थी और उसके 3 बड़े यूनिक फीचर्स थे। उनमें से एक कि उसके पास प्रोबोसिस था, नंबर 2 वाज अ कॉलर एंड नंबर 3 वाज अ ट्रंक। और आज हम उस अगले फाइलम की बात करने वाले हैं, एक नए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं। दोज आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स के हमारे पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं, आइए डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड पे मूव करते हैं। यस माय डियर ज़ूलॉजिस्ट्स, वी वांट टू स्टडी फर्स्ट द डायग्नोस्टिक फीचर, एक ऐसा फीचर जो मुझे इन जानवरों को पहचानने में मदद करेगा। तो वो सबसे पहला फीचर क्या है? लुक एट दिस, दे हैव गॉट नथिंग अदर देन नोटोकॉर्ड। इनके पास एक बैकबोन प्रेजेंट होती है एंड दैट वेरी बैकबोन इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। यानी कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जिंदगी में कभी किसी वक्त, मे बी एट लार्वल स्टेज, मे बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट और मे बी थ्रू आउट लाइफ, जिन ऑर्गेनिज्म में ये वाली बैक सपोर्ट बोन पाई जाती है, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्डेट्स। उस पर्टिकुलर सपोर्टिव बोन का नाम क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नोटोकॉर्ड। इट इज नॉट एसेंशियल कि वो बोन ही हो, उस पर्टिकुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नोटोकॉर्ड। आइए हम देखते हैं कि इसकी अकरेंस कहाँ होती है। लाइक तुमने बोला कि इट मे बी एट द लार्वल स्टेज, इट मे बी टेम्परेरी, राइट, और इट मे बी परसिस्टेंट, राइट। यानी कि जब हम इस एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर आप लोग एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है एम्फियोक्सिस लैंसियोलेटस, तो आप लोग अगर इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थ्रू आउट लाइफ ये वही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर मैं इनसे आगे वाले और इनसे पीछे ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगा तो उनमें ये वाली नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय मीन्स ऑफ सम सुपीरियर ऑर्गन, समथिंग लाइक योर वर्टिब्रल कॉलम। तो डेफिनेटली हम इसको उस वक्त परसिस्टेंट नहीं बोलेंगे। Now we want to see कि if this particular structure is lying in the body, तो वो कहाँ का एग्जिस्ट कर सकता है? तो उसके लिए look at this very image. It is cross section of a chordate, right? What are you seeing? Number 1, outermost is epidermis. इतनी दफा आप लोग पढ़ चुके हैं, outermost is always epidermis. और beneath this epidermis there is a tube. Because ये cross section है, आपको पता है कि ये particular tube है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन कट करूंगा तो वो हमेशा कैसा होगा? सर्कुलर। तो इस पर्टिकुलर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन भी कैसा है? सर्कुलर। और दिस पर्टिकुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज आल्सो शोइंग अ ट्यूब इनसाइड। इट मींस दिस पर्टिकुलर ट्यूब इज hollow फ्रॉम इनसाइड एंड वी वांट टू नेम इट एज व्हाट? डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम। और इस पर्टिकुलर चीज के नीचे लुक एट दिस कि हमारे पास एक और स्पेशलाइज्ड सेल की रॉ नजर आ रही है। अगर आप लोग इसे लेटरल व्यू से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंडेड हैं और इनके दरमियान में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल हैं और इन वैक्यूल के अंदर एक प्रोटीन रिच मटेरियल भरा हुआ है जो इसे बहुत ज़्यादा रिजिड बना रहा है, राइट। और अगर आप लोग इसको कहाँ से देखेंगे? बिल्कुल इंडिविजुअल सेल के अंदर, तो यू कैन फाइंड द वैक्यूल वेरी वेल। और अगर आप इसको देखेंगे क्रॉस सेक्शन में तो यू कैन फाइंड द 2 बाउंड्रीज, राइट। और हर बाउंड्री की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अंदर वाली बाउंड्री रिफ्लेक्ट कर रही है किसको? डेफिनेटली वैक्यूल को। और बाहर वाली बाउंड्री रिफ्लेक्ट कर रही है उसके आउटर रिंग को। सो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन नोटोकॉर्ड। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के नीचे हमें नजर आ रही है एक और हॉलो ट्यूब एंड दैट वेरी हॉलो ट्यूब इज नथिंग अदर देन एंटेरिक। बहुत दफा बोल चुका हूं आप लोगों के साथ कि जब भी हम वर्ड यूज करेंगे एंटेरिक, इसका मतलब ये है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो दिस वेरी ऑर्गेनिज्म इज शोइंग ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, base occupied by the digestive system, followed by upper side पे हमारे पास क्या मौजूद है? yes you are right, नोटोकॉर्ड। और सबसे ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम। तो ये हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। हम कंक्लूड कर रहे हैं इट इज लाइंग बीनीथ डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम एंड इट इज लाइंग अबव एंटेरिक व्हाट? कैनाल। व्हाट इज नेचर डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ कि इसकी नेचर ये मत समझिएगा ये बोनी है, ये बिल्कुल सिंपल सेल्स की बनी हुई है और इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर में कोई स्पेस नहीं है और इन स्पेस के अंदर प्रॉपरली
क्या है, जिलाटिनस प्रोटीनिशियस मटेरियल्स हैं जो इसे बहुत ज़्यादा ट्रगर प्रेशर असाइन करवाते हैं, जिसकी वजह से ये एक एक्सियल स्केलेटन के तौर पे काम कर रही है. नाउ इफ यू लुक एट इट्स रोल, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गेनिजम्स. एंड फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या शामिल है, एम्फियोक्सिस लैंसियोलेटस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोर्ट और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के कौन कौन से बेसिक फीचर हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक फीचर्स को. तो पहला फीचर हमारे पास क्या है कि इनके पास एक डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है. अगर आप इन ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेज को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. मैं जब बात करता हूँ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इसका मतलब ये है कि ये सबसे बाहर वाले सेल्स हैं. इनके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट थी एक मेसोडर्म, right, that is called as notochordal mesoderm or chorda mesoderm. And this, look at this animation, this particular chorda mesoderm is going to induce का मतलब मुतासिर करना. ये अपने से ऊपर वाले सेलों को क्या करिए, मुतासिर करिए, अफेक्ट करिए. It is going to induce some substances into the upper layer. Therefore, it is going to differentiate from rest of the cells, means the skin making cells. यहाँ से डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. हमारे स्किन फॉर्मिंग सेल्स नर्वस सिस्टम फॉर्मिंग सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं. और अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर प्लेट विल फ्यूज टुगेदर एंड विल फॉर्म अ हॉलो ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम. राइट, दो बातें मैंने आपको बताई हमारे डियर स्टूडेंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा गौर से अपने माइंड में रखनी है. नंबर 1 कि ये एक्टोडर्म से बनी है. नंबर 2 कि ये अंदर से हॉलो है. जब ये वाली प्लेट फ्यूज होती है ये एक पूरी ट्यूब बन जाती है और ट्यूब बनने के बाद ये क्या कहलाएगी, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम. याद रखने वाली बात ये है कि इन वर्टिब्रेट्स में जो हमारा नर्वस सिस्टम है इट इज बेसिकली वेंट्रल इन पोजीशन, बट इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स nervous system is always dorsal in position. So position is very important. Dorsal hollow nervous system, right? Number two thing is presence of notochord. अभी डिस्कस किया हमने कि इसी पर्टिकुलर डॉर्सल होलो ट्यूब के नीचे हमें एक solid rod of cells नजर आती है, and that particular solid rod of cell may be persistent or may appear for shorter period of time, and in you can say advanced cases it may be replaced by even more advanced structures like vertebral column. The best example are you, right? तो दूसरा जो फीचर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. अब हम बात करें लास्ट फीचर की. आप इन तमाम इमेजेस को देखें तो इन सब में आपको एक ही चीज नजर आ रही है कि इनके पास हमें पेयर्ड गिल्स नजर आते हैं. इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेट मी सरप्राइज यू, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी during the course of your development, and that very developmental stage is called as ontogeny. During the course of ontogeny आप लोगों की बॉडी ने भी रिपीट किया था तमाम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को. अगर हम एवोल्यूशन को माने और एवोल्यूशन को हम जैसे मानते हैं तो हमारा बिलीफ ये है कि हमारे इंसेस्टर्स कॉमन थे. वो इंसेस्टर कौन थे, कॉर्डेट्स. तो अगर हमारे इंसेस्टर कॉर्डेट्स थे तो हमारी ज़िंदगी के दौरान में भी कभी ना कभी क्या बनने चाहिए, गिल्स बनने चाहिए. एंड येस इट डज, ऐसा ही होता है कि हमारी लाइफ में जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो हमारी लाइफ में भी प्रॉपर गिल्स बनते हैं, लेकिन गिल्स बाद में रिप्लेस हो जाते हैं डेफिनेटली बाय लंग्स एंड सम अदर ऑर्गन्स लाइक इंटरनल ईयर्स. तो हम कहना ये चाह रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कि हमारी ज़िंदगी में भी लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम की बात की जा रही है, इंसान की बात की जा रही है कि हम अपनी बात भी करें तो हमारी कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में भी हमें प्रॉपर गिल्स नज़र आते हैं. वो अलग बात है कि दे आर फर्दर रिप्लेस्ड बाय सुपीरियर ऑर्गन्स लाइक योर लंग्स, राइट. तो ये 3 फीचर तमाम के तमाम कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं. दोबारा से देखते हैं. नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम. आइए आप लोग लिख भी देते हैं. नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, राइट. आप लोगों ने पूरा लिखना है. चलें आप कंफ्यूज ना हो, मैं भी पूरा लिख देता हूं. प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, and then is presence of notochord, right, and finally presence of paired gills at some stage of their life. This particular, तो हम क्या कह रहे थे
कि इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी न किसी स्टेज के ऊपर गिल्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। वो अलग बात है कि बाज़ ऑर्गेनिजम्स में ये वाले गिल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय सम सुपीरियर स्ट्रक्चर्स लाइक द लंग्स, और आई थिंक आप फौरन पहचान गए कि हम आप लोगों की बात कर रहे हैं। नाउ वी वांट टू मूव टू द क्लासिफिकेशन कि इस पर्टिकुलर group that is perhaps the most diverse and currently ruling group on the face of earth, that is called as a chordates, इसकी कौन सी टाइप्स हैं? Let's move to the next column of the board. Yes my dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं chordates की, और chordates को हम लोगों ने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन इज कॉल्ड एज acrania. You know very well कि हम अपनी बायोलॉजी में जब भी वर्ड यूज करते हैं ए, इसका मतलब होता है नो, एंड crania का मतलब है हैविंग क्रेनियम, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्रेनियम नहीं है। अब समझना हमें ये है कि हम क्रेनियम किसे कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो वाला केस, वो वाला बॉक्स जिसके अंदर हमारा ब्रेन बंद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अब आप इन ऑर्गेनिज्म को देखें कि ये एवोल्यूशन की अभी इब्तिदा पर हैं। दे डोंट हैव दैट मच एक्सेसिव नंबर ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। तो जब इनके पास बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स नहीं है तो डेफिनेटली उनके पास मीन टू से ब्रेन नहीं है, और अगर ब्रेन नहीं है तो फिर ब्रेन के प्रोटेक्टर की क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर वो भी नहीं होगा। तो इन लोअर कॉर्डेट्स को हम लोग नाम क्या देते हैं? एक्रेनिएट्स, मीन्स कि इनके पास ब्रेन नहीं है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन उसकी एंटीरियर स्वेलिंग नहीं है, दैट इज गोइंग टू स्टोर एक्सेसिव नंबर ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स और एसोसिएट न्यूरॉन्स। तो इसलिए वे क्या बोल रहे हैं? एक्रेनिएट्स। और इन एक्रेनिएट्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसकी मेरे पास तीन टाइप्स नजर आती हैं हमें। नंबर वन यूरोकॉर्डेट्स, एंड नंबर टू इज सेफलोकॉर्डेट्स, एंड नंबर थ्री इज क्रेनिएट्स। तो ये तीन मुझे टाइप नजर आ रही हैं, और एक्रेनिया में जो सबसे पहली टाइप है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज द यूरोकॉर्डेट्स। और यूरोकॉर्डेट्स को हमने फर्दर तीन सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन यूरोकॉर्डेट्स, यूरो का मतलब है मेरे पास अर्लियर, और कॉर्डेट्स का मतलब जाहिर है ऑर्गेनिज्म हैविंग द नोटोकॉर्ड। तो इन पर्टिकुलर यूरोकॉर्डेट्स का एक नाम और भी है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिकेटा। नाउ व्हाट इज बेसिकली अ ट्यूनिकेट? Tunicate is an organism that is going to make a special protection around it, and that very special protection is called as tunic. So it is made up of a special protein that is called as tunicin. तो जिन ऑर्गेनिज्म के बाहर ट्यूनिसिन की बनी हुई एक प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट है, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन वन ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ट्यूनिकेटा को तीन फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। नंबर वन इज कॉल्ड एज लार्वेसिया। तो मैंने आप लोगों के लिए इसको डिवाइड कर दिया, इस नाम को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स पे, लार्वेसिया, लार्वेसिया बोलेंगे आप इसे, लार्वेसिया। एशिया सब में आना है, ACEA सब में आना है, इसलिए मैंने लार्व को और एशिया को सेपरेट कर दिया। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे भी एसिड मीट उसे इतना पोर्शन एंड देन एशिया। सो बोलेंगे आप इसे कैसे? एसिडेसिया, एसिडेसिया। और अगर आप इसको देखें तो यहां पे भी थैली और उसके बाद एशिया, तो तीन ग्रुप्स हो गए। नंबर वन लार्वेसिया, नंबर टू एसिडेसिया, और नंबर थ्री थैलेसिया। These three groups have some common characters. जाहिर है सबसे पहला कैरेक्टर तो यही कॉमन होगा कि इनके पास नंबर वन पे क्या होना चाहिए? डेफिनेटली दे शुड हैव अ डॉर्सल हॉर्न नर्वस सिस्टम, दे शुड हैव अ नोटोकॉर्ड। तो ये वाले फीचर तो यहाँ पे प्रेजेंट ही हैं। कुछ एक्सेसिव फीचर्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल लार्वेसिया की सबसे जो बड़ी दो एग्जांपल हैं उसके लिए आप ये इमेज देखें। नंबर वन इज कॉल्ड एज ओइकोप्लूरा। बोलना सीखिए क्या मेरे साथ? आपको बोलना सिखाते भी हैं, इसको प्रोनाउंस करना भी सिखाते हैं। इको, इको, राइट, इको एंड देन प्लूरा। बहुत से लोग इसको याद करने के लिए ओइकोप्लूरा भी कहते हैं, राइट। इकोप्लूरा और ओइकोप्लूरा, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको अपने सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है या माइंड में सोचना चाहिए वो क्या है कि आप स्पेल को सही लिख सकें। आप स्पेल को प्रोनाउंस करना तो एक सेकंड बात है, अभी आप इतने बड़े जॉर्जस नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है एग्जाम में, तो इसके लिए आप इसे ओइकोप्लूरा ही याद करें, ओइकोप्लूरा। एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज अपेंडिकुलेरिया, अपेंडिकुलेरिया।
तो these are the two examples representing larvaceae, right? अब इनकी फीचर क्या है? Definitely they have got the nerve cord and then they are free living at least at the larval stage, and then they may fix themselves, and then they are less than 1 centimeter in size. आगे मैंने ब्रैकेट में कैटेगोरी लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग टेल. इनकी टेल्स बहुत लंबी होती हैं, लेकिन अगर मैं इनकी टेल को उतार दूं तो बाकी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑर्गेनिज्म बचता है. तो इमेजिन कि कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट? एंड नाउ इफ यू वांट टू develop some sort of resemblance, तो वो resemblance किस तरह की है? Something like a tadpole. लेकिन इनके पास एक यूनिक फीचर प्रेजेंट है. वो क्या? कि they always make tests. और अगर मैं आप लोगों से पूछूं माय डियर स्टूडेंट्स कि इनके टेस्ट किस चीज के बने होंगे, तो आई थिंक few intelligent students will reply promptly made up of tunisan because they are tunicates, right? Now we want to jump to the next class. The next class is called as Acidaceae, right? अब इसकी पहले आप 2 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में इनके क्या हो फीचर्स आ जाए, फिर हम उनके बारे में मजीद बात करते हैं. नंबर 1 एग्जाम्पल इज एसिडिया. एसिडिया, very first example is Acidia. Look at its image, right? And now we want to see the next example, and next example is Cyona. Cyona intestinalis. मेरा ख्याल है कि intestine आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल सा नाम नहीं है, right? और Cyona intestinalis is an example of Acidia, right? They are like, very rightly said, sac. इसलिए निकल लिखा हुआ है sac like, and we also call them as what? Sea squares. Now we want to move to the last class, and that class is called as Thaliacea or Thalacia. इसी एग्जाम्पल भी देखेंगे क्योंकि बुक में सिर्फ आपकी एग्जाम्पल लिखी है, तो हम सब एग्जाम्पल तक फाइन रहेंगे. Number one example is Salpa. Look at this. Its name is Salpa. Look at its image. And now we want to move to the last example, and that is called as Doliaeum. Doliaeum. राइट? तो आप इन इमेज को अपने माइंड में रखें और इनकी क्लासेस को भी अपने माइंड में रखें, बिकॉज कि ये वाली क्लासेस के नेम्स और ये एग्जांपल्स आपको वो नंबर मुमकिन दे जाए जो आपको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में ले जाए. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ दीज पर्टिकुलर एक्रनिया. कि पहला ग्रुप मेरे पास कौन सा था? हमारे पास स्टूडेंट्स यूरोकॉर्डेटा. और हम जिसकी बात कर रहे हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्पेशल. व्हाई वी वांट टू से देम वेरी स्पेशल? बिकॉज perhaps they are the ancestors of all craniates. हालांकि हमने इसे कहां प्लेस किया हुआ है? एक्रनिया के अंदर, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स ने क्रेनिएट्स की फाउंडेशन ले की, यानी कि शायद क्रेनिएटा और एक्रनिएटा के संगम पे, यूनियन पे, जंक्शन पे जो ग्रुप हमें नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज सेफलोकॉर्डेट्स, राइट? और इन सेफलोकॉर्डेटा की जो एग्जांपल है उसमें लेप्टोकार्डाई, and then Brachistoma means Amphioxus lanceolatus. These are the 2 examples of cephalochordates. अब cephalochordates को फिर भी हम क्यों नहीं प्लेस कर रहे एक एरिया में? बिकॉज कि ऑल्दो इनकी डॉर्सल हॉलो नर्व ट्यूब आगे वाली साइड से, एंटीरियर वाली साइड से थोड़ी सी कैसी है? बल्जिंग है, बाहर की तरफ निकल रही है, बट स्टिल वी कैन नॉट कॉल देम एज ऑर्गेनिज्म हैविंग द ब्रेन, राइट? स्टिल number of intermediate neurons, they do not sufficient to be called as brain, right? And then look at this. Why we call them ancestors of all chordates? Because they have got a nerve cord, and this particular nerve cord extend along the whole length. Means आप लोग इस particular organism को देखें, I am talking about Amphioxus lanceolatus. तो इस organism में आपको dorsal side पे right from the head to the tail, यानी कि पोस्ट एनल रीजन तक भी आप लोगों को नजर आती है क्या? नोटोकॉर्ड. और सबसे अहम बात यह है कि ये नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट द होल लाइफ. और इन ऑर्गेनिज्म ने उन ऑर्गेनिजम्स की फाउंडेशन रखी कि जिन्हें हम लोगों ने बाद में चल के क्या नाम दिया? वर्टिब्रेट्स का. अगर ये वाली सपोर्टिव बोन पूरी जिंदगी परसिस्ट ना करती तो शायद वर्टिबल कॉलम वाले ऑर्गेनिजम्स की फाउंडेशन ले ना हो सकती. अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ट्यूब की एंटीरियर साइड
स्वेल होना ना शुरू करती, तो मुमकिन है कि हम लोगों को इतनी स्पेस ही ना मिलती कि हम एक्सेसिव नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते या उन्हें स्टोर कर सकते और फिर हम एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के काबिल भी ना होते। एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज मीन्स कि हम सोच सकते हैं, राइट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग लॉजिक्स और यू कैन से रीजंस के बुनियाद पे बातें कर सकते हैं। ये सारी और सारी इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज के हमारे पास एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो मेरी बॉडी की बेसिक नीड्स को पूरा करने के बाद भी सफिशिएंट अमाउंट में पड़े हुए हैं और बेसिकली वही हमें न्यूटन और आपको डॉक्टर बनवाएंगे। गॉट माय पॉइंट? नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड नेक्स्ट वेरी ग्रुप इज कॉल्ड एज क्रेनिएटा। मीन टू से अब उन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो जाहिर है एक क्रेनिया के लेवल से ऊपर आ गए। मीन्स नाउ दे हैव गॉट नॉट ओनली a dorsal horn nervous system but they do have an anterior swelling। आपको बहुत दफा बताया anterior का मतलब होता है आगे वाली, यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं तो यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर इमेज के डोर्सल व्यू में आप लोगों को anterior पोर्शन कैसा नजर आ रहा है? फूला हुआ नजर आ रहा है। therefore we want to say them as craniates because they do have what excessive number of intermediate neurons, so they should be given protection and protection can only be given by means of the cranial cavity only and cranial cavity can only be formed by the presence of cranium। हमने इस क्रेनिएटा को नीचे लेके आए। look at this because we are suffering from scarcity of the space। तो हम इस क्रेनिएटा को मूव किया हमने डाउनवर्ड मूव करने के बाद हम लोगों ने इसकी दो मेन क्लासेस बना दी। look at this image, one of them is called as agnatha and other one are called as gnatha। जब मैं वर्ड यूज करता हूं agnatha, इसका मतलब मेरे पास क्या है? अगेन हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हमने आपको सिखाया था कि जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ए तो इसका मतलब होता है नहीं। agnatha इसका मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के जॉस नहीं हैं, राइट। नाउ व्हाट इज अ जॉ? आप उस पर्टिकुलर चीज को जॉ कैसे, जिस पे मेरी दाढ़ी उगी हुई है, राइट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ बेसिकली जॉ, राइट। जब तक ये नहीं था हमारे पास तो हमारा शुरुआत के ऑर्गेनिज्म में होता था एग्नेथा में, राइट। लेकिन जो आपसे बातें कर रहा हूं या जो मैं चीजों को च्यू कर सकता हूं, जो मैं बोन्स को क्रश कर सकता हूं, इफ आई एम अ टाइगर और लाइन मैं प्रेडेट कर सकता हूं, तो इट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मार्वलस क्रिएशन ऑफ द गॉड एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? द जॉ, लोअर जॉ, राइट। तो हमने इस पर्टिकुलर चीज को आने के बाद ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप बना दिए। वन ऑफ देम वाज एग्नेथा, अदर वन वाज ग्नेथा। तो हम लोग इस पॉइंट पे हैं। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज एग्नेथा? एग्नेथा की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? साइक्लोस्टोम्स, राइट। अब साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से फीचर हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें कि ऑर्गेनिज्म इज ईल लाइक, इट हैज गॉट ट्रिमेंडस नंबर ऑफ यू कैन से गिल एपर्चर्स एंड स्लिट्स। लेकिन जो सबसे गौर तलब बात आपने देखनी है वो माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि आप इस मैग्नीफाइड इमेज को देखें, इसके पास कोई जॉ नहीं है, बल्कि इसका मुंह बिल्कुल वेंट्रल साइड पर है और इसके ऊपर एक सीव, एक छलनी लगी हुई है, राइट। और इस छलनी की वजह से ये कोई सॉलिड फूड नहीं खा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उस चीज को ही खाएंगे जो फिल्टर होकर इस पर्टिकुलर सीव में से इनकी बॉडी में जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर देयर फूड आर द प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं ये आप भी सोचिएगा। Now we want to move to the next class and next class is called as gnatha। मीन्स हम ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जिनके पास प्रॉपर जॉज प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने किया क्या है कि इस पर्टिकुलर जॉड ऑर्गेनिज्म को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। लुक एट दिस, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज पाइसेस। व्हेनेवर वी यूज द वर्ड पाइसेस इट मींस वी वांट टू डिस्कस अबाउट द फिशेस, राइट। इंग्लिश के लोग हमसे कन्फ्यूज कर सकते हैं कि हम फिशेस क्यों बोलते हैं और वो तो फिश का प्रोल में फिश लिखते हैं। बाहर एक बात की बात है, कभी उनसे डिस्कस की जा सकती है ये वाली बात, लेकिन हम इसे बाहर पाइसेस लिखते हैं, मींस फिशेस लिखते हैं। और फिशेस के हम लोगों ने दो मेन ग्रुप बना दिए हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो वी कैन से कि पाइसेस की मेरे पास दो टाइप्स हो गई। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिशेस, राइट, एंड अदर वन are called as ostichthys। Ostichthys means bony fishes, right। तो मेरे पास दो किस्म की फिशेस हो गई।
लेकिन इनमें से हम किसी को ये नहीं कह सकते कि दे हैव गॉट द 4 लिम्स। और अब मैं जिस दूसरी क्लास का जिक्र करने वाला हूं, दैट वेरी क्लास इज कॉल्ड एज टेट्रापोडा, यानी कि ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके प्रॉपर 4 पांव प्रेजेंट है। इनके अंदर भी 4 पांव इन द टर्म्स ऑफ पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट थे, लेकिन आप लोग उसे बहाल पांव नहीं कह सकते। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये पेयर्ड अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स दे लेड द फाउंडेशन ऑफ टेट्रापॉडी। लेकिन भाई ये टेट्रापॉड नहीं है, ये टेट्रापॉड के एंसेस्टर तो हो सकते हैं। देयरफॉर हम लोगों ने पाइसेस को एक ग्रुप में प्लेस कर दिया और ऑल टेट्रापॉड्स को दूसरे ग्रुप में प्लेस कर दिया। अब टेट्रापॉड्स की फर्दर हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? 4। One of them is called as amphibian, other one is called as the reptiles, next is called as the aves or the birds, and last but not the least are the mammals. तो ये हैं हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप से क्या क्लासेस ऑफ टेट्रापॉड्स। ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए हम इसको इतना डिटेल से आप लोगों के साथ नहीं करें। अगला लेक्चर आप लोग इस बात के ऊपर होगा कि व्हाट आर साइक्लोस्टोम्स और साइक्लोस्टोम्स किस तरह से होती हैं, कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, उनकी क्या पहचान है। इन सारी बातों के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमेशा की तरह इस दुआ के सात कि आप अपने इर्द गिर्द सानिया बांटें और अपने पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे आप एक बहुत बड़ी नेमत साबित हों। मैं चाहूँगा आप लोगों की इजाज़त और कहूँगा आप लोगों को